Good afternoon, dear learners. Welcome to Filler Form. मैं रितु, मैं आपको CDP पढ़ा रही हूँ और आज की जो क्लास है हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ओके, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। और जो लोग ज्वाइन होते जाए मुझसे वो अपना नाम भी लाइव चैट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। फिर सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं और एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो और वॉइस सही आ रही है आप लोगों को। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए मुझसे। जो लोग भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, ठीक है, चाहे वो KVS हो, NVS हो, CTET हो, रीट हो या अदर किसी भी स्टेट का टेट हो, ठीक है, ये CDP आपकी आती ही है। तो ये जो भी शिक्षक भर्ती के लिए या शिक्षक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सब जल्दी जल्दी आ जाइए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो आज की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं वो अपना नाम भी डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके जो एग्जाम से मैंने क्वेश्चन भी कुछ ऐसे किए हैं कि वो आपको मैं बताते चलूंगी बीच बीच में कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप मेरी फर्स्ट पेज देख रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जो वैकेंसीज आती हैं, जो नए नए फॉर्म निकलते हैं, वो सब चीज की जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? फिल फॉर्म पे मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारे फिल फॉर्म ऐप पे जाना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करिए और वहां से अपनी जानकारी जैसी भी आपको जानकारी चाहिए अपने जॉब से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, हमारी जो PGT TGT की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये हमारे यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। और जो ये क्लासेस हैं ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, इसकी भी क्लासेस काफी दिन हो गए हैं चले गए हैं। ठीक है, चल रहे हैं। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो 8 PM से हमारी करंट जीके चल रही है और 9 AM पे आपकी है वो SST की क्लास है और 10 AM पे आपकी मैथ्स की क्लास है, 12 PM पे आपकी जीके की क्लास है और 1 PM पे आपकी जर्नल इंग्लिश है और 1 PM पे आपको संस्कृत दिए जा रहे हैं। 3 PM CDP जो मैं रोज लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए मंडे टू सैटरडे। ओके, और 4 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लास है, 5 PM पे आपकी होम साइंस है और 6 PM पे आपकी एनवायरमेंटल साइंस है। ठीक है, और 7 PM पे कंप्यूटर और 10 PM पे जर्नल हिंदी। मतलब यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप उन क्लासेस में जाइए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, जो आपको ना समझ में आए आप पूछ भी सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। वो भी हमारी 15 अगस्त से कंटिन्यू क्लासेस आप लोग के लिए लाई जा रही हैं। तो आप जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत यूजफुल हैं और सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर किए जा रहे हैं। SST है, मैथ है, जर्नल इंग्लिश, संस्कृत एंड CDP, जो कि सब में आपको कॉमन मिलेगा। जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये CDP आपकी आती है। आपकी 4 PM पे जो है वो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की जा रही है और 6 PM पे इन्वायरमेंटल साइंस है, 7 PM पे आपकी कंप्यूटर है और 10 PM पे आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। मतलब यहाँ पे भी आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं की तैयारी के लिए। चलिए फिर सभी लोग जल्दी जल्दी मुझसे ज्वाइन होते जाइए। चलिए फिर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि बाल विकास में वातावरण और आनुवंशिकता का
क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अभी तक मेरे जो टॉपिक शुरू हुए सब कुछ बाल विकास को रिलेट करते हुए चले कि बाल विकास के डिफरेंट स्टेजेस को हमने जो पढ़ा, उसमें फिर उन सिद्धांत जिन्होंने दिया, जीन प्याजे जी को पढ़ा, कोलबर्ग को पढ़ा, वाइगॉट्स्की को पढ़ा, कि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कल में हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या था हमारा, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, की एक बच्चे पे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, उसको हमने पढ़ा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या थे, बाल विकास से रिलेटेड थे। अभी जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए जो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया वो चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है। जब एक शिक्षक होने के नाते आप ये सब कुछ जान जाएंगे कि आपका बाल विकास बच्चे का क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, वो किस एज में जाकर कैसे एक्टिविटीज करता है, और उसके अकॉर्डिंग जब हमको एजुकेशन या जो हमारी लर्निंग प्रोसेस प्रक्रिया चलती है, जो शिक्षण प्रक्रिया को हम कहते हैं वो चलती है, उसको एक शिक्षक भली भांति जब समझेगा तभी तो वो अच्छा एजुकेशन दे पाएगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसी बेस पे कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, और हमारा पूरा फोकस क्या है, बच्चा जिसको हम लर्निंग दे रहे हैं, जिसको हम कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम किसी चीज को सिखाने की जब किसी कोशिश कर रहे हैं तो पहले हमारा जानना जरूरी है किस योग्यता वाला बच्चा है या व्यक्ति है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को बात। तो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी और वर्तमान में करंट समय में जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी है। जो हमारी पिछली जो हमारी थी, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारा था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। यानी जो कुछ भी था, शिक्षक था, बच्चा एक कॉर्नर में रहता था। जो भी है शिक्षक है, जो शिक्षा का भंडार है, वो पूरा ज्ञान का भंडार है, हर चीज उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम होता था और जो हमारा शिक्षा का जो कुछ चलता था, उसका मेन सेंटर क्या रहता था, एक शिक्षक, और बच्चा उसके चारों तरफ घूम रहा है, अगर उसके अंदर ज्ञान भरा है या नहीं भरा, उससे कोई उसको नहीं था। मतलब जो कुछ भी था, एक शिक्षक था। शिक्षक क्या था, एक ज्ञान का भंडार, और बच्चा क्या था, एक खाली डिब्बा जिसके अंदर शिक्षक क्या कर रहा है, उस अपने ज्ञान को भर रहा है। ये थी पुरानी शिक्षा प्रणाली। नई शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो नई शिक्षा प्रणाली किसको लेके चलती है, बच्चे को, क्योंकि हम ज्ञान और शिक्षा, ज्ञान किसको दे रहे हैं, बालक को दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारा क्या उद्देश्य था कि बालक को केंद्र मान के जो भी हम एजुकेशन से रिलेटेड उसकी सुविधाएं, उसको शिक्षा, उसको ज्ञान, हर चीज जो दे रहे हैं, उसका सेंटर्ड हमारा बालक ही रहेगा। और उसके बालक का विकास यानी उसका सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर विकास को लेकर एक प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट लेकर चला गया, और उसके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया गया। प्राचीन काल में बच्चे को एक खाली डिब्बा, एम्प्टी वेसल नाम दिया गया, कि समझा गया कि एक शिक्षक क्या है, वो ज्ञान दे रहा है, और एक बच्चा क्या है, वो खाली डिब्बा है, जो शिक्षक उसमें ज्ञान को अपने भर रहा है। वो ज्ञान किस तरह भर रहा है, कैसे भर रहा है, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं था कि तब क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे को ज्ञान मिला या नहीं। जो भी एक मेन सेंटर्ड क्या था, टीचर था। लेकिन जो करंट एजुकेशन हमारी आई, वो क्या हुआ, उसने बोला कि नहीं, जो शिक्षा है, हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसका केंद्र भी हमारा बच्चा ही, बालक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को ज्ञान याद कराना था, मतलब रटा दो, उसको कुछ भी पढ़ा दो, उसको बस रटवाना है, याद कराना, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उससे टीचर का कोई वो नहीं था, सरोकार नहीं था। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इसमें जो करंट एजुकेशन है हमारी, उसमें क्या लिया गया कि बच्चे का जो संपूर्ण विकास है, संपूर्ण विकास के अंदर उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, हर चीज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान को लाया गया।
और शिक्षा मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान को जोड़ा गया। जब तक एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान पे एक बालक को नहीं समझ पाएगा, तब तक वो शिक्षा को अपने आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इस व्यवस्था में प्रत्येक बालक के अलग-अलग ध्यान दिया गया है। जो पिछड़े बालक हुए, मंद बुद्धि बालक हुए, तीव्र बुद्धि बालक हुए, उनके लिए जो करिकुलम हमारा तैयार किया गया, वो उनके अकॉर्डिंग तैयार किया गया कि उनकी मानसिक योग्यताओं को लेकर चलने के हिसाब से वो जो हमारा करिकुलम हुआ, उसको तैयार किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा में हमारा जो सेंटर था वो क्या था? बाल केंद्रित शिक्षा। अक्सर आपने सीटेट में सर्वे एग्जामों में ये पूछे गए हैं प्रश्न कि जो शिक्षा का उद्देश्य मेन केंद्र बिंदु कौन होता है? तो आज के वर्तमान प्रणाली में जो शिक्षा का केंद्र होता है वो है बालक। अगर ऐसा प्रश्न आपको आता है तो आप हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुरूप शिक्षण व्यवस्था की जाती है, यानी कि बच्चे के जो भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो हम उसको टीचिंग दे रहे हैं, जो टीचिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सब कुछ उसको ध्यान में रखते हुए आगे करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे को जो भी अधिगम में लर्निंग प्रोसेस में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो मनोवैज्ञानिक कारण हो रहे हैं, उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल कर उनके कठिनाई की जो होते हैं कठिनाई की जो परेशानी हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, जो उनको सीखने में जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनको समझते हुए यानी निदानात्मक करते हुए उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी उनकी कठिनाइयों का कारण जानते हुए उस शिक्षा को आगे उसको बढ़ाते हैं कि इसकी क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं, फिर उसका निवारण करते हैं, निवारण करने के बाद फिर उसको आगे की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा जो मैंने बताया कि शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास का अध्ययन करती है। मतलब बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, उसका फिजिकल ग्रोथ क्या है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमको अपनी शिक्षा देनी है, जो भी हमारी शिक्षा पद्धति है, उसको ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसमें वही जो बात मैंने कही कि इसमें बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा किया जाता है। यानी कि बच्चा अगर शिक्षा में उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, तो पहले उसकी वजह को जानते हैं, फिर उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूँढते हैं। फिर पता करते हैं कि हाँ, बच्चे को इस वजह से कोई दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसका ध्यान नहीं जा रहा है, तो उस चीज़ में चेंज करके हम उसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया गया यानी हर जो बच्चा आ रहा है हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं हर एक बालक एक समान नहीं होता उनकी इन्हीं विभिन्नताओं को समझते हुए जो शिक्षा दी जाती है उस पर जोर दिया जाता है क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को चलिए फिर हम आगे बात करते हैं जो लोग भी मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं वो लोग अपना नाम भी डालते जाइए कि मुझे पता चले कि मेरे क्लास में कौन कौन है ठीक है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये सब भी पता चलता रहे, ठीक है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इस क्षेत्र में जो बाल केंद्रित शिक्षा में है, जो भारतीय शिक्षाविद थे गीजू भाई, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी साहित्य बाल मनोविज्ञान, जो इनका मेन था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा। ये भी प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात एनसीएफ 2005 ने भी की है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेम जो इन्होंने शिक्षा का मेन आधार बताया ये जो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही ये बना इसका क्या था कि जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उनका उसका सेंटर पॉइंट किसको दिया गया उस बालक को दिया गया इनका क्या था कि बच्चे क्रिएटिव माइंडेड होते हैं रचनात्मक होते हैं तो इन्हें जो भी कुछ करना इन्हें करके सीखने की चीजें इन्हें कोई भी रटन प्रणाली चीजों से नहीं जोड़ा जाए जो भी ये बच्चे करके सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जॉन डेवी ने भी कहा है एक चीज़ है कि बच्चे क्या हैं रचनात्मक मतलब उनके अंदर क्रिएटिव माइंड है वो जो भी कुछ करते हैं अपनी सोच समझ से चीज़ों का निर्माण करते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है किसी नई चीज़ का सृजन करके वो समस्याओं को समझते हैं और जो भी शिक्षा हमें लर्निंग बाय डूइंग से मिलती है जो वो करके सीखते हैं हस्तपरक क्रियाएं जो वो सीखते हैं वो लंबे समय तक होती है
जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ये चीज़ बताते अगर आप साथ में उसको नोट नोट डाउन भी करते चलेंगे, तो जो चीज़ें आपने अपने हाथ से लिखी, पढ़ते हुए लिखी, वो चीज़ें आपको बहुत समय तक याद होंगी। यही बात एनसीएफ ने कही कि बच्चों की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की होनी चाहिए। और यह एक प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट हम एक प्रश्न ये भी बनता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत जो होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन-कौन से सिद्धांत हैं। आपको इन सिद्धांतों के नाम दे दिए जाएँगे या उसमें से एक डिफरेंस एक अलग दे दिया जाएगा नाम और उसमें छाँटने के लिए पूछ देगा या क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, विभाजन, इसमें से कोई एक नाम दे देगा और ये पूछेगा ये किस शिक्षण से रिलेटेड है। तो पहला हमारा जो आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्शन। क्रियाशीलता का सिद्धांत में यह बोला गया कि जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी उसके हाथ और पैर जो हैं वो क्रिया में रहें, कुछ भी उसे करके सीखने के लिए दिया जाए। जैसे प्रोजेक्ट मेथड हुआ या आप समूह में कुछ कार्य करा रहे हैं, उसको ऐसा कुछ वर्क दें जिसमें उसके हाथ और पैर दोनों मूव करे, जिसको वो करके सीखे। ये होता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बच्चे को मोटिवेट करना किसी भी चीज के लिए, जो वो कार्य कर रहा है किसी चीज के बारे में अगर हमें बताना है तो पहले उसके अंदर हमें मोटिवेशन लाना होगा, उस चीज को सीखने के लिए प्रेरणा देनी होगी। अगर हम बच्चे में बात करें तो अगर मोटिवेट करना हो तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या साइंटिस्ट हुए, इन लोगों के बारे में जो उन्होंने काम किए, हर क्षेत्र में जो काम किए, उनके कामों को बताकर, उन्हें रियलाइज़ करके कहानी, स्टोरी, ये सब के माध्यम से जब कोई चीज़ें हम पढ़ाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं उस चीज़ के लिए कि वो उस चीज़ों में इंटरेस्ट उनका जगे और वो चीज़ें वो अच्छी से सीखें। जब भी किसी कार्य में हमें प्रेरणा होती है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम उस कार्य को और अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। थर्ड जो हमारी बात की गई वो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। मतलब जो हमारा शिक्षा है उसका एक उद्देश्य है, एक एम है, एक ऑब्जेक्ट है वहां तक पहुंचना। तो शिक्षा जो हमारी होनी चाहिए उस उद्देश्य को ले जाके पूरा कराना, उस उद्देश्य को पूर्ण कराने के ओर में हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए। फोर्थ अगर हम बात करें रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बच्चे की जब तक किसी विषय में जानने की उसकी रुचि नहीं उत्पन्न होगी, वो उस चीज को सीखने के लिए कभी मोटिवेट नहीं होगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के अंदर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने या किसी चीज को सीखने के लिए रुचि को उत्पन्न करना। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो मोटिवेट होकर उस कार्य को करेगा। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरी प्रिंसिपल हो जाती है रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। विभाजन का सिद्धांत कि एक बच्चा जो क्लासरूम में पढ़ रहा है वो अलग अलग फील्ड से अलग अलग कैपेसिटी के हर तरह के बच्चे आते हैं जिनकी मानसिक शारीरिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन सब भिन्नताओं को लेके जब एक शिक्षक एक कक्षा को चलाता है और उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षा देता है उसे हम कहते हैं विभाजन का सिद्धांत। यानी उसके हर एक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए, वे इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए जो शिक्षा दी जाती है वो हमेशा लाभकारी या उद्देश्यपूर्ण होती है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोग को? अगर क्लियर हो रही है बात तो एक बार ओके भी कर दीजिए कि आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्या था, सब कुछ बच्चे के सर्वांगीण विकास को लेके था कि बच्चे के हर एक क्षेत्र देखते हुए उसको शिक्षा देना या अधिगम कराना था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं होती हैं कि एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते के आपको क्या-क्या जरूरी ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट हमारा आता है नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। एक शिक्षक होने के नाते आपको यह जरूरी है कि बच्चे की हर एक विशेषताओं को समझना चाहिए कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए जब एक शिक्षक एक बच्चे को ज्ञान देता है तो वो हमेशा एक सही डायरेक्शन में जाता है। बच्चे का व्यवहार, उसका आवाज, रूप, योग्यता, व्यक्तित्व, हर चीजों को ध्यान में अगर देख एक शिक्षक अपनी शिक्षा को अच्छा बनाता है,
उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? बाल मनोविज्ञान को समझना। बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के अलग-अलग योग्यताओं को समझते हैं, उनकी मानसिक विशेषताओं को समझते हैं। इन विशेषताओं को समझते हुए हमें क्या करना है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से कराया जा सके। एक कक्षा में जब एक बच्चा आता है, जब पढ़ने के लिए आता है, तो उसमें एक मंद बुद्धि का बालक भी होता है, एक सामान्य बुद्धि का बालक भी होता है, एक कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि का भी बालक। तो टीचर जो है वो इन विशेषताओं को समझते हुए जब बच्चे को जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा या जो अपनी शिक्षण पद्धति को अपनाएगा, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगी बच्चे के लिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को समझ रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो उसको शिक्षा देगा कि इसको किस तरह के ज्ञान की ज़रूरत है और इसको हम किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं और बच्चे को कितना अच्छा हम कर सकते हैं। कक्षा में कई तरह के पिछड़े बालक भी आते हैं, समस्यात्मक बालक भी आते हैं। इन बच्चों की कुछ अलग नीड्स होती हैं। इन नीड्स को अगर एक शिक्षक समझ के उसका निदान करता है, उसका उपचार करता है और उसके बाद उसकी जो आवश्यकता को समझते हुए उसको जो शिक्षा देता है, ये सब की वजह जानते हुए जो एक शिक्षक शिक्षा देगा, तो वो शिक्षा हमेशा उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे हमें बालक का ज्ञान मतलब हर एक बच्चे के बारे में एक शिक्षक को समझना चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्तित्व वाला बच्चा है या बालक है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण विधि। जो भी हम एक शिक्षा कराने जा रहे हैं या एक शिक्षक होने के नाते आपको टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स को यूज करना चाहिए। खासतौर से जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें किताबी लैंग्वेज या भाषा का ज्ञान नहीं, जितना हम उनको कहानियों के द्वारा नैतिक ज्ञान हुए, नाटक हुए, बाहर घुमा के पिक्चर्स के थ्रू जब पढ़ाते हैं तो वो चीजें वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो हर एक लेवल पे एक टीचिंग मेथड अलग होती है। अगर बच्चे को किसी मेथड में कोई दिक्कत हो रही है, वो उस तरीके से नहीं समझ रहा है, तो हम क्या करते हैं अपनी टीचिंग मेथड को थोड़ा-सा चेंज करते हैं कि उस मेथड के द्वारा हम उसको अच्छी शिक्षा दे सकें। तो जो हमारी यहाँ पे बात कही गई वो यही कहा गया कि बाल मनोविज्ञान से अध्यापक को उपयोगी शिक्षण विधि आ सकती है। इसके ज्ञान से हमें क्या पता चलता है कि बच्चों के जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमें शिक्षण विधि अपनानी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट अपनानी है, उसके हिसाब से हम उसको शिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने कहा कि उन्हें नैतिक कहानियां नाटकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, कई तरह से ग्रुप मेथड में, डिस्कशन में, इन सब चीजों में अगर वो भाग लेते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, करते हैं। और जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। बच्चे को कई तरीकों से बता सकते हैं। शिक्षण विधि में जाते समय हम बच्चों को ये देख सकते हैं कि बच्चा किस कह सकते हैं विजुअल एड्स एक ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम दूसरे टीचिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे शिक्षण विधि में आती हैं और पाठ्यक्रम भी हम उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं करिकुलम की। पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी व समाज की क्या आवश्यकताएं होती हैं। जब भी एक बच्चा शिक्षक किसी या स्कूल में बच्चे के लिए पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है वो क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चे किस तरह से उस चीज को सीखते हैं। इसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होने से यह होता है कि बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट एज के आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, डिफरेंट लेवल के होते हैं, उन सब चीज़ों का ज्ञान होने से जो हमें अपने करिकुलम को तैयार करना होता है, तो हम उनके एज फैक्टर्स को लेकर चलते हैं कि ये किस तरह से ज्ञान सीख सकेंगे। अगर 1.5 साल के बच्चे को हम 5 साल का एजुकेशन देंगे, तो वो नहीं सीखेगा। ये होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है कि 3 साल का बच्चा है, तो उसकी मेंटल एबिलिटी क्या होगी? अगर 10 साल का बच्चा है, तो उसकी मेंटल एबिलिटी क्या होगी? तो हर चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हमें उसका करिकुलम तैयार करना होता है। तो ये कैसे हो सकता है? जब हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। और इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को, जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं, अलग-अलग मानसिक योग्यताएँ होती हैं। इन योग्यताओं को देखते हुए और इनकी एबिलिटी को देखते हुए हमें उसका पाठ्यक्रम तैयार करना होता है। तो वो उद्देश्य हमारा क्या होता है? पूरा होता है।
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो हमने शिक्षा बच्चों को दी, जिस मेथड से दी, ठीक है, वो कहाँ तक बच्चों में सक्सेस हो रही है, कहाँ तक वो बच्चों पे पूरी प्रभावी है, कि हमने जो शिक्षण कराई वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चों में पूरी उसकी जो ज्ञान हमने देना चाहा वो पूरा ले सके, अब्सॉर्ब कर सके हर चीजों को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं या प्रगति करते हैं कि जो भी हमने उन्हें सिखाया वो कहाँ तक सीखे, और अगर नहीं सीख पाए तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जो इनसे उनका परिवर्तन है, जो उनका डेवलपमेंट है वो और बेटर हो सके। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि मूल्यांकन से बालक की उन्नति का पता चलता है, प्रोग्रेस का पता चलता है कि बच्चे को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो कितना हद तक सही है, बच्चे ने क्या सीखा है और अभी उसे क्या सीखना बचा है, या उनके सीखने में कहाँ ऐसी त्रुटि हो रही है जो वो सीख नहीं पा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा हमने जो दी वो कितनी सक्सेसफुल है और बच्चों ने कितनी ग्रहण करी, वो कितने सक्सेसफुल है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अगर मेरा फास्ट बहुत नहीं जा रहा हो तो एक बार बताते भी रहना आप लोग कि मैं बहुत फास्ट तो नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा है। ठीक है? चलिए फिर अभी हम बात कर रहे थे मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन से बालक की उन्नति का पता चलता है कि बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया है और कितना अभी प्राप्त करना है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में जाना जाता है। उन्होंने कितनी प्रगति की, उनकी सफलता मिली या नहीं मिली, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो क्या रीजन है, और अगर उस रीजन का पता चल जाएंगे तो उसका निवारण भी बहुत आसानी से हो सकेगा। सभी प्रकार की मूल्यांकन विधियां मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होती हैं। हम जो भी टीचिंग करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वो सब किस पे आधारित होती है? साइकोलॉजिकल बेस्ड पे आधारित होती हैं। ठीक है? क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन एवं व्यवस्था बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात कही गई है कि जो हम एक क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं वो कब तक ज्यादा सही रहेगी, जब वो एक अनुशासन में हो, एक डिसिप्लिन्ड क्लास को हम एक अच्छा एजुकेशन शिक्षा दे सकते हैं। एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ का मन नहीं लगता। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना होगा कि उनके गुणों को, उनके जो क्रिएटिविटी, उनकी शरारत को कुछ दूसरे मोड में किसी काम में ऐसे व्यस्त रखना ताकि जो उनकी शरारत हो वो क्लास को डिस्टर्ब करने में नहीं, उस कार्य में लग सके। कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों को छेड़ते हैं या उनकी एक्टिविटी बहुत होती है, वो ड्राइंग करने लगते हैं क्लास में, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, इनको क्रिएटिव होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते ऐसे कार्य में बिजी रखो ताकि उनको वो शरारत से ध्यान हट के जो उनका पूरा एनर्जी है उनके काम पे, कार्य पे फोकस हो जाए। उनके अच्छे गुणों का पता लगाकर उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना कि कोई बच्चा बहुत शरारत है, अगर टीचर उसको बार-बार डिस्टर्ब करता है, तो वो उसे क्या करना चाहिए, उसको मॉनिटर है, बहुत बार शोर मचा रहा है, मॉनिटर बना दिया, तो उसकी एक ज़िम्मेदारी बन गई कि नहीं मुझे इस क्लास को शांत रखना है, इसे हमें कैसे ट्रीट करना है। तो उसके ऊपर एक क्या होता है, उसकी जो शरारतपन है उसके दिमाग में हो गया कि मुझे अब क्लास को शांत रखना है, तो वो पहले खुद शांत होगा, फिर वो सबको शांत करने की कोशिश करेगा। या फिर उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, जो बहुत ही क्रिएटिव है, वो कुछ तोड़ना-फोड़ना या कुछ लिखना, ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर कि ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, ड्राइंग करता है, तो उस समय क्या करना होता है हमें कि ऐसी चीज़ उनको कराना है कि ताकि जो उनका क्वालिटी है, वो सही डायरेक्शन में जा सके। अगर वो लिखने का उसको बहुत है, तो उसको ब्लैक बोर्ड पे कुछ अच्छी चीज़ों को हम दे सकते हैं कि आपका रोज़ कार्य है कि आप यहाँ पे कुछ अच्छे से थॉट्स लिखो, ऐसा कुछ करो। तो बच्चे के अंदर एक चीज़ जाएगा कि नहीं मुझे रोज़ क्लास में बोला गया है, तो मैं लिखूँगा। ये होते हैं कुछ क्लास में डिसिप्लिन लाने के, और जो एक्टिव शरारती बच्चे होते हैं या कुछ थोड़े से दूसरे डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लास को, उन लोगों के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा करिकुलम है वो किस तरह का होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है वो किस पे होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पे आधारित होना चाहिए। यानी जो हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे से रिलेट करते हुए कि उसको पिछला कितना ज्ञान है, बच्चे को क्या पहले से पता है, उसको रिलेट करते हुए हम उसको नए ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यानी थोड़ा उसे कुछ पता हो और उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज देना है तो उसको हम उस सिलेबस में जोड़ते हैं। बात यहाँ पर वही कही गई कि पाठ्यक्रम को पूर्व ज्ञान पे आधारित होना चाहिए। यानी किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के नॉलेज को लेके कि उसे पहले से इसके बारे में कितना पता होगा, इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें हम रुचि के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि बच्चे उसको इंटरेस्ट उसमें अच्छा जगे। जैसे बुक्स में हम आजकल पहले की जो बुक्स हमने पढ़ी उसमें ज्यादा पिक्चर्स कलरफुल ये सब इंक्लूडेड नहीं होते थे। तो वो क्या होता था कि बोरिंग सा लगता था, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया पूरी, बस किताबों में लिखा हो गया क्वेश्चन आंसर, कुछ थ्योरीज या स्टोरी दे दिया गया, काम खत्म। लेकिन अभी जो बुक्स आपने देखी होंगी, अपने बच्चों की देखी होगी, छोटे क्लासेस के बच्चों की देखी होगी, तो वो काफी कलरफुल, काफी स्टोरी वाली, हर चीजें इतनी क्रिएटिव बनाती हैं। इंग्लिश ग्रामर बुक में हर चीजों को पिक्चर्स के थ्रू बताना, समझाना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है बुक में जगता है, वो किसी चीज को देख के, पिक्चर्स को देख के खुद स्टोरी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं। छोटे बच्चों के क्लासेस के आजकल की बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि आप पिक्चर्स के थ्रू ही बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है कि बुक्स हमें बताना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, और उसके थ्रू वो काफी कुछ समझ जाता है, अपनी एक्टिविटीज भी लिखता है। तो वो अपनी स्टोरी टेलिंग भी करने लगता है, ओनली पिक्चर्स के थ्रू ही वो बहुत कुछ बताने लगता है। तो जो उसमें हमने क्या किया कि ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिससे बच्चे की रुचि हो, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों। किताबों में आजकल स्टोरी की चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती है, छोटे क्लासेस में अक्सर देखी जाती है कि इंग्लिश में भी हो, हिंदी में, तो उसमें स्टोरी के माध्यम से काफ़ी चीज़ें समझाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा जीवन से संबंधित, यानी रिलेटेड टू लाइफ। जो भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है बुक में वो किससे रिलेट होना चाहिए, हमारे बायो जीवन से, कि हमारा जो वर्तमान में जीवन है, बाहरी जीवन है, वो कैसा है। फिर उससे रिलेट करके जब बच्चा कोई चीज सीखता है और पढ़ता है तो वो चीजें उसको ज्यादा समझ में आती हैं, वो चीज ज्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो बात की गई वो करी गई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने वाला। जो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो हमारे उसमें कुछ ऐसे स्टोरी, मॉरल मॉरल स्टोरीज डेवलप करनी चाहिए, देना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या हो, अपने राष्ट्र के प्रति सद्भावना उत्पन्न हो। उसके बाद जो हम बात करते हैं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, जो हमारा समाज है हम उसी से इंटरेक्ट होके कुछ करते हैं, तो जो हमारा करिकुलम है जिसको हम तैयार करना चाह रहे हैं वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करना चाहिए। मानसिक स्तर, सब बच्चे की जो मानसिक स्तर है एक समान नहीं होती, तो जो हमारा करिकुलम भी बेस्ड होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करना चाहिए। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। सभी बच्चे जो होते हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सबकी सीखने की जो योग्यता होगी, क्षमता होगी, वो भी अलग अलग होगी। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए वो इंडिविजुअल डिफरेंस को लेते हुए चलना चाहिए। ये सब जो बातें हुई ये हमारी हुई पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो बाल केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित बालक को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करते हैं, जब ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई, तो हमारा जो पहले का एजुकेशन था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड था। तो इसको मूव करके किसमें किया गया, प्रगतिशील शिक्षा में, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा का एक ही उद्देश्य था कि इसमें जो बच्चे का विकास हो उसके हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए उसको विकास करना, यानी कि बच्चे के हर एक उद्देश्य को पूरा करना जो उसके वातावरण में तैयार होता है, जिसमें प्रत्येक बालक की प्रगति हो, उसका सर्वांगीण विकास हो। इस धारक और इसको मुख्य रूप से विकसित करने वाले थे जॉन डेवी, जो अमेरिका के थे। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा क्या है,
एक कोरे स्लेट है, कोरे स्लेट या चिकनी मिट्टी कहा कि बच्चा क्या है, एक चिकनी मिट्टी की तरह है, जिसको हम किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, ठीक है? ये जॉन डेवी जी के बारे में एक ये भी था, ये क्या व्यवहारवाद को ज़्यादा मानते थे। ये व्यवहारवाद से रिलेटेड थे कि बच्चा क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, वो रचनावादी है, वो कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो हम कहते हैं जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा का संबंध किससे है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे। ऐसी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, बालक की शक्तियों का विकास करना। इनका कहना था कि जो बालक है उसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होना जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो भी बालक की अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकाल कर विकसित करना, उसको बाहरी परिप्रेक्ष्य में विकास करना है, उनकी शक्तियों को निकालना है। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए होता है। उन्होंने बोला कि जो हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, बालक है। वो शिक्षा किसके लिए बनी है, बालक के लिए बनी है। बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है। शिक्षाविदों को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया कि जो भी हमारा शिक्षण मेथड अपनाए जा रहे हैं वो क्या हो, प्रैक्टिकल हो, थोड़े से व्यवहारिक हो, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार में हो। फिर उन्होंने बात की कि शिक्षा रुचि और प्रयास पर आधारित हो। जो पहले ही चाइल्ड सेंटर डेवलप सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई वो उस पे ही था कि जो भी हमारा शिक्षा वो किया जा रहा है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दिया जा रहा है वो किस तरह से होना चाहिए, वो बच्चे के रुचि और प्रयास पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक क्या होता है, एक सुविधाकर्ता के रूप में है। वो क्या कर रहा है, बच्चे को सुविधा लर्निंग कराने में एक हेल्प दे रहा है, इसलिए यहाँ पर शिक्षक को क्या बोला गया, एक सुविधाकर्ता। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि शिक्षक समाज का क्या है, लर्निंग प्रोसेस में क्या है, तो एक सुविधा करता है, मतलब वो बच्चे को उसके अधिगम कराने में, उसके लर्निंग कराने में उसको हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि शिक्षक क्या है, समाज का सेवक है। नेक्स्ट जो बात करी गई कि शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक पर जोर दिया गया, यानी जो शिक्षा बनाए जाए वो सबके लिए एक समान हो और अनिवार्य रूप से सभी को दिया जाए। नेक्स्ट जो उन्होंने बात करी कि बालक की शिक्षा के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। जो शिक्षा का परिवेश दे रहे हैं हम, उसमें क्या करना चाहिए कि सामाजिक परिवेश, यानी जो भी उसे कार्य दिया जा रहा है, शिक्षा के अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका समूह में, ग्रुप में होना चाहिए। किसी भी चीज को टीम वर्क में जब कोई बच्चा करता है तो उसके अंदर समूह की भावना उत्पन्न होती है, वो उस कार्य को दूसरे लोगों से ज्यादा अटैच होके, अट्रैक्ट होके ज्यादा करना करेगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने बेसिक बात बोली कि क्या होना चाहिए, सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करवाना चाहिए। बालक के विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना, यानी कि ऐसा वही बोले कोलैबोरेट करके समूह में रख के ऐसा कार्य कराना ताकि बच्चे का जो सामाजिक विकास हो वो उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, वो उनकी सद्भावनाओं को, विकास को, हर चीज को एक अच्छी तरीके से समझ सके। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए फिर ये मेन टॉपिक्स जो दिए थे वो जॉन डेवी के अनुसार दिए गए थे कि जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है वो किस तरह से हो सके। इन्होंने एक प्रगतिशील शिक्षा के आधार पे इन्होंने शिकागो में एक लैब की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आया है कि लैब जो प्रश्न बनता है हमारा इस पर कि लैब स्कूल किसके द्वारा खोला गया, कहाँ पे, तो वो जॉन डेवी द्वारा शिकागो में खोला गया जो प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित थी। इसको आप कहीं कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके सीटेट में और भी अदर टेट्स में, केवीएस में, एनवीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट जो हम करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना, यानी जो हमारा बच्चा है वो कैसे सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। जब किसी भी चीज को हम सीख के, बच्चा करके सीखता है तो वो चीजें वो जल्दी सीखता है और वो काफी समय तक उनको याद होती है, यानी हस्तपरक क्रियाओं को इस मुख्य रूप से बल दिया गया कि जो कार्य बच्चा खुद करके सीखेगा, उस चीज को बनाएगा और उसको करेगा, वो उस चीज को जल्दी सीखेगा
और लाइफ टाइम के लिए उसके दिमाग पे वो क्या होती हैं, याद रहती हैं। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का मौका देना। ऐसी स्थिति या हमारा परिवेश ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या करें कि खुद किसी चीज कार्य को नियोजित करें, उसको बनाएं, टीम वर्क कराएं, कुछ ऐसा उनको प्रोजेक्ट वर्क दे जिसमें वो खुद उस चीज को बनाकर करें। आजकल स्कूलों में ये चीजें भी बहुत की जाती हैं। बच्चों को क्या कराते हैं, हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तरह तरह के मॉडल्स बनाने के लिए देते हैं, पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए देते हैं। तो उसमें क्या हम करते हैं, बच्चे को किसी चीज को खोजने की, रिसर्च करने की, उन्हें खुद कार्य करने के लिए हम मौका प्रदान कर रहे हैं। जब वो उन चीजों को खोज के खुद करके ऐसा चीज डेवलप करते हैं, तो वो चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं। हर चीज जो उन बच्चों से रिलेट होते हैं आजकल क्लास में, जैसे हमने अर्ली मैन का दे दिया, कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो देते हैं, तो बच्चे उन चीजों को पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, बनाते भी हैं। तो ये हमारा होता है कि बच्चों को स्वयं करके कार्य करने का मौका देना। समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना। जो भी उनकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको वो खुद सोचकर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो डेवलप होगा। किसी भी समस्या समाधान पे वो अपना तर्क लगाएँगे, अपना चिंतन करेंगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और उसको प्रॉब्लम को क्या है, वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। रटन विद्या का विरोध करना, ये एनसीएफ 2005 ने भी कहा कि बच्चों का जो एजुकेशन हो वो किस पे आधारित हो, खुद करके सीखने पे, वो अपने अनुभव पे, उसके लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ था कि किसी भी चीज को बच्चे को रट के नहीं सिखाना है, उनको वैसा माहौल देना है कि वो खुद करके किसी चीज को सीखे। फिर जो बात उन्होंने कही, सहयोगी और सहकारी शिक्षण परियोजना पर बल देना, यानी कि जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया चल रहा है, वो बच्चों को साथ में लेकर उसके साथ को करिकुलम को भी लेते हुए आगे बढ़ाना है, यानी सहयोग के साथ, समूह के साथ उस कार्य को करते हुए उसे करते आगे करना है। जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पे शिक्षा का निर्माण, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसके आधार पे हमें शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करना है, जो शिक्षण मेथड है उनको अप्लाई करना है। और डिफरेंट टीचिंग एड्स जो बच्चे को यूज करते हैं, वो सब किसके बेसिस पे करेंगे, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस पे। हर क्लास में अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होते हैं, उनकी एबिलिटीज को जान के, उनकी भिन्नताओं को समझ के जब एक शिक्षक उस शिक्षा को देगा, तो उसका शिक्षक जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, स्कूल में पाठ्यक्रम प्रतिबिंबित होना चाहिए, यानी कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो कैसा होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, कैसे देनी है, क्या चीजों से उन्हें रिलेट करना है, उन सबको जोड़ते हुए हम आगे उनकी शिक्षा को कंटिन्यू कराते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? ये जो बच्चे इंग्लिश में जिनको चाहिए, मैंने उनके लिए इंग्लिश में भी ये चीजें की हुई हैं, ताकि अगर आप को हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही हो तो वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुई आप लोग को पूरी बात? कोई दिक्कत अगर यहाँ तक हो रही हो आप लोग तो एक बार मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? वो कमेंट करते रहेंगे तो मुझे क्या होगा, मोटिवेट मैं भी होती रहूंगी कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं भी अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करने की कोशिश करूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो उसको आप बताते रहिए। और आपको नोट्स से जो भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो भी आप मुझे बताइएगा, और मेरी क्लास को लाइक करिएगा। और नोट्स से जो भी रिलेटेड है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, आप उससे कनेक्ट होते रहिए, और आपको जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसी है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम सीडीपी से आपका स्टार्ट है ये चैनल। हमारे जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं, या फिर मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमेम्बर कराना चाहती हूँ कि जो हमारी पीजीटी टीजीटी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप इन क्लासेस को ले सकते हैं।
हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए आपकी ये क्लासेस हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दी जा रही है। जो बच्चे पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सारे यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और मेरी क्लास अगर आपको आज की अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी क्लास को, आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको नहीं भी पसंद आती है, तो भी आप बताइएगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी, या पिछली जो भी मेरी क्लासेस थी कैसी थी। इसके बारे में आप मुझे अपना फीडबैक इस नंबर पर दे सकते हैं। थैंक यू।